साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की शपथ के बाद कुछ गजब के चमत्कार हो रहे हैं। दोस्तों, ऐसे चमत्कार जो आपको सामने से तो दिखेंगे नहीं, लेकिन जब इस तिलिस्म को आप तोड़ेंगे तब समझ में आएगा कि मोदी जी और शुभेंदु अधिकारी की जोड़ी ने क्या कमाल किया है, कौन से चमत्कार कर दिए। ये चमत्कार कितने बड़े हैं दोस्तों, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आजकल कहीं कहीं सोशल मीडिया में दिखता है ना कि पश्चिम बंगाल को 800 साल के बाद ऐसा शासक मिला है। भैया, ऐसा कह क्यों रहे हैं? क्या कोई सच्चाई भी है क्या? अब देखिए, ये बात कितनी बड़ी है दोस्तों। इसकी जो तेज आंच है ना, उसको किस तरीके से महसूस कर सकते हैं वो कल शाम की वीडियो में मैं दिखा चुका हूं कि इंटरनेशनल मीडिया आखिर क्यों पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन आज की कहानी इतनी बड़ी है दोस्तों, इतनी बड़ी नैरेटिव के लिहाज से। जिन लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल की कवरेज कुछ ज्यादा हो गई, उसके लिए आज का वीडियो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। मतलब आप समझ लीजिए कि नैरेटिव के लिहाज से पश्चिम बंगाल की भूमिका पूरी दुनिया में क्या होने जा रही है। सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं कह रहा दोस्तों, बंगाल ने कितना बड़ा काम किया है, आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, एक कमेंट जय सिया राम यही लिख दीजिएगा ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो। और HB शॉर्ट्स के वीडियो तो मैं लगातार लगा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको, जिसकी वजह से नजर पड़ती है ना सोशल मीडिया में, आप पलटते जाइए कुछ ना कुछ चीजें मिल जाती हैं, तो ऐसे ही एक ट्वीट आपको दिखा रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें लिखा है कि आफ्टर 822 ईयर्स बंगाल हैज ए हिंदू रूलर अगेन। 822 साल के बाद बंगाल को कोई हिंदू शासक मिला है। ये लोगों में भावनाएं हैं, आखिर सच्चाई क्या है आप देखिएगा इस वीडियो में। लेकिन जब ये बात लिखी जा रही है ना दोस्तों, उसी समय पश्चिम बंगाल में 15 साल तक शासन करने वाली ममता बनर्जी क्या लिख रही थी। इधर शुभेंदु अधिकारी शपथ ले रहे थे और इधर ममता बनर्जी एक ट्वीट कर रही थी रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर, उनकी जयंती पर। सिर्फ एक लाइन पढ़ रहा हूं दोस्तों, अंग्रेजी बांग्ला में है, मैं हिंदी का एक हिस्सा आपको पढ़ के बताता हूं। उन्होंने हमें यह शिक्षा दी है कि विभाजन सत्य नहीं है, एकता ही सत्य है। आगे के लाइन, उग्र राष्ट्रवाद के उन्माद से ऊपर उठकर उन्होंने संपूर्ण मानव सभ्यता को एकता का महान मंत्र प्रदान किया है। उग्र राष्ट्रवाद। ममता ने गजब का खेल किया दोस्तों इस देश को बदनाम करने के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा संदेश दे रहे थे दोस्तों। ये जो तस्वीर है ना प्रधानमंत्री मोदी की, हाथ यूं लहराते हुए, और पीछे का दृश्य है, ये आप समझ लीजिए हजारों साल तक, जब तक मानवता रहेगी, सनातन संस्कृति रहेगी, ये तस्वीर उन विरोधियों को चुभती रहेगी। ध्यान रखिएगा, इसमें सब कुछ है। इसमें राष्ट्रवाद है, इसमें मानवता है, इसमें सनातन सत्य की वो परिकल्पना है दोस्तों, इस बात को याद रखिए। और ये तस्वीर जो शपथ ली है उसके पीछे भी यही तस्वीर है। जब प्रधानमंत्री मोदी काम करते हैं ना तो ऐसे ही नहीं करते हैं, उसके पीछे कुछ वजह होती है। आज मैं वजह यही डिकोड कर रहा हूं मैं आपको, इसीलिए अब देखिए एक तस्वीर ये भी दिखा देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी मंत्री, जो 6 मंत्री मुख्यमंत्री के साथ शपथ ली, वो सभी के सभी हैं। अच्छा, लोगों का ध्यान एक और चीज पर अटका दोस्तों। मैं एक और तस्वीर के जरिए आपको दिखा देता हूं कि शुभेंदु अधिकारी ये भगवा वस्त्र पहन के आए हैं। किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन जो एंटी सनातन है ना, जो सनातन धर्म को खत्म करना चाहते थे,
उनको ये तस्वीर खटक गई। लेकिन जो सनातन को चाहने वाले लोग हैं, उनको तो समझ में आ रहा है कुछ तो ऐसा हो रहा है जो दिख तो रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यह बात सच है कि बंगाल की धरती को 800 साल के बाद एक हिंदू सनातन संस्कृति का उपासक मिला है। यह बात सच है दोस्तों। जरा इतिहास को टटोलना जरूरी है। मैं इतिहास की कुछ पन्ने टटोल कर लाया हूं। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं दोस्तों, लेकिन रिसर्च तो कर ही सकते हैं ना, और मैंने आपके लिए ये रिसर्च किया है। दोस्तों, बंगाल का आखिरी हिंदू राजा, उसका नाम है लक्ष्मण सेन, 1178 से 1206 तक शासन किया। मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था ना 800 साल पहले, बख्तियार खिलजी, उसने बंगाल में शासन कर लिया, कब्जा कर लिया उसने। ये कब की बात बता रहा हूं? 1178 से 1206। लक्ष्मण सेन कौन है? बल्लाल सेन के उत्तराधिकारी। सेन राजवंश की बात बता रहा हूं। 25 साल तक बंगाल में शासन किया और लक्ष्मण सेन के साम्राज्य का विस्तार उड़ीसा, बिहार और संभवतया, जो लिखा है इतिहास में, वाराणसी तक किया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? बख्तियार खिलजी और उसके सैनिक घोड़े के व्यापारी बनकर आए और महल में चुपके से घुस गए कि किसी की नजर ना पड़े कि हम घोड़े के व्यापारी हैं, और अचानक से हमला कर दिया। और उसके बाद यह हुआ दोस्तों कि लक्ष्मण सेन किसी तरह से बच निकलने में सफल रहे। उन्होंने सोनार गांव, जो इस समय बांग्लादेश में है, वहां शरण ली। बख्तियार खिलजी ने सेन वंश की दूसरी राजधानी लखनौती पर भी कब्जा कर लिया और लक्ष्मण सेन और उनके उत्तराधिकारियों ने सोनार गांव और बांग्लादेश में शासन जारी रखा। अच्छा, ये जो बख्तियार खिलजी है दोस्तों, उसको मोहम्मद गौरी ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। लेकिन ये गवर्नर नहीं, ये तो स्वतंत्र शासक के रूप में इसने शासन किया। तो ये जो काम 1204 वहां से शुरू हुआ है, और उसके बाद मुस्लिम शासकों का 3 दौर आया। जैसे सल्तनत काल, जो बख्तियार खिलजी वाला, 1204 से 1576। फिर इसके बाद मुगल शासन आए, मुगल काल 1576 से 1717। उसके बाद नवाबों का शासन 1717 से 1757, और मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को अर्ध स्वतंत्र कर दिया। फिर नवाबों का शासनकाल शुरू हुआ, और मुस्लिम शासकों के बाद शुरू होता है दोस्तों अंग्रेजों का शासनकाल। यह भी रातों रात नहीं था, यह भी बड़ी कोशिश की गई। अलग अलग युद्ध हुए, जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा। पलासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764 और दीवानी अधिकार 1765, जिसमें इलाहाबाद की संधि होती है। अब एक चीज आप देखिए भाई, अंग्रेज तो भारत में घुसे कहां? बंगाल में। इनको पता था अंग्रेजों को कि बंगाल केवल समृद्ध नहीं है, समृद्धि की तो मिसाल है बंगाल, लेकिन यहां सनातन की जड़ें भी बहुत गहरी हैं। इस बात को समझ लीजिए। और सनातन के साथ साथ बंगाल की धरती से राष्ट्रवाद की धार पूरे देश में मजबूत हो रही थी। यानी समृद्धि, सनातन और राष्ट्रवाद। अंग्रेजों को लगा कि ये मामला गड़बड़ है, यहां पे इसको कुछ करते हैं। उसने क्या किया? उसने बंगाल से जो भारत की राजधानी है उसको हटा करके, कोलकाता से हटाकर दिल्ली शिफ्ट कर दिया। दोस्तों, आज की परिस्थिति को जरा सोचिए, आपको समझ में आ जाएगा। भाई, आज ममता बनर्जी, पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग क्या करता है? वो सनातन और राष्ट्रवाद दोनों को ना केवल खारिज करता है, बल्कि उसको अलग अलग चश्मे से भी देखने का प्रयास करता है। जबकि बंगाल की धरती ने दोस्तों पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि सनातन की भूमि पर जब राष्ट्रवाद पुष्पित पल्लवित होता है तो मानवता से उसका कितना गहरा नाता जुड़ता है। और इस एग्जाम्पल को मैं अभी आप कुछ बिंदुओं में समझा देता हूं, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी।
कि भाई बंगाल कितने जो हमारे सनातन की, राष्ट्रवाद की, मानवतावाद जिसकी बात अभी ममता बनर्जी कर रही हैं, बंगाल में उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। अब आप सोचिए, भारत में पुनर्जागरण पैदा करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर कहां से हैं? पश्चिम बंगाल से हैं भाई आज जब राष्ट्रगान हम गाते हैं, जन गण मन, तो हम लोगों के भीतर राष्ट्रवाद का एक ज्वार पैदा होता है। सच्चाई है ना, राष्ट्रवाद से ही तो जुड़ा है हमारा राष्ट्रगान। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। और क्या कह रही है ममता? उग्र राष्ट्रवाद, ये मानवतावाद। अरे भाई, राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जिसको आप झुठलाने की कोशिश कर रही हैं। यही सच्चाई है। और वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हैं, वो सनातन संस्कृति के उपासक रहे हैं। और सिर्फ राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगीत। भाई इसी बंगाल ने राष्ट्रवाद की भावना जगाने वाले बंकिम चंद्र, उनका भी जन्म तो यहीं हुआ। यह वंदे मातरम गीत 1875 में बंगाल की एक विभूति ने ही लिखा। और यह बड़ा संयोग है दोस्तों, उस वंदे मातरम को कभी ये कांग्रेसियों ने, पूरा गैंग ने कभी सम्मान नहीं दिया। ये मोदी सरकार ने सम्मान दिया है। और मोदी सरकार ने सिर्फ सम्मान ही नहीं दिया, अभी जब बंगाल के नतीजे आए ना, तो एक नया कानून भी बन गया है कि अब राष्ट्रगीत का अपमान नहीं कर पाएंगे। अगर राष्ट्रगीत का अपमान करेंगे वंदे मातरम का, तो आपको सजा होगी, जो राष्ट्रगान में होता है। आज वंदे मातरम को सही सम्मान मिल रहा है। वो जो वंदे मातरम के मुखड़े हैं और अंतरा है, जिसको छोड़ दिया गया था, ये जो शुरू में आपको दिखाया ना कुछ तस्वीरें, गौर से देखिएगा। माँ दुर्गा की तस्वीर में आपको भारत माता की भी तस्वीर नजर आएगी, राष्ट्रवाद की तस्वीर नजर आएगी। ऐसा लगेगा कि पूरा वंदे मातरम इस तस्वीर में अंकित है दोस्तों। और इतना ही नहीं, आगे बढ़िए। आधुनिक विश्व में आध्यात्मिक क्रांति के जनक स्वामी विवेकानंद और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति के नेता रहे सुभाष चंद्र बोस भी इसी बंगाल से खड़े हुए। इस बात को याद रखिए। यानी सनातन, आध्यात्म, राष्ट्रवाद, क्रांति, सब कुछ बंगाल से ही तो हो रहा है। इस आर्टिकल को देखिए, हेडलाइन, विवेकानंद से बेहद प्रभावित थे सुभाष चंद्र बोस, कई घंटे करते थे ध्यान। इतिहास के पन्नों से बहुत सारी चीजें मिटा दी गई हैं दोस्तों। जो बंगाल की पहचान नहीं है, वो बना दी गई। ये ऐसे ही नहीं कहा गया। जो मदीना और काबा वाला गाना ये टीएमसी की एक सांसद गाती हैं, वो दरअसल बंगाल की पहचान को मिटाने का प्रयास कर रही थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप इस कड़ी को और आगे लेकर चलिए। हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी हिंदू महासभा, उसके दो बड़े चेहरे बीडी सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका जो गठजोड़ है वो इसी बंगाल में हुआ। 27 दिसंबर 1939 को हिंदू महासभा के 21वें अधिवेशन की बात बताता हूं। कोलकाता अधिवेशन, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति थे दोस्तों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। सावरकर के व्यक्तित्व और हिंदू महासभा के राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित होकर वे इस संगठन से जुड़े। सावरकर ने भी उनके भीतर के नेतृत्व क्षमता को पहचाना और उनको जल्द ही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बता रहा हूं, बंगाल में हिंदू महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। आज जो प्रज्ञा मंदिर है ना उत्तर कलकत्ता में, जहां ये भी गए शुभेंदु अधिकारी, वहीं पर दोस्तों 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोलवलकर गुरु जी की मुलाकात ने भारतीय जनसंघ की नींव डाली, जो आज भारतीय जनता पार्टी है। ये ममता बनर्जी कह रही थी ना, ये तो बाहरी लोग हैं। अरे सबसे भीतरी लोग यही है। असल बंगाल की अगर कोई पार्टी है ना तो यही है, क्योंकि इसकी नींव 1950 में कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोलवलकर की मुलाकात के बाद हुई थी। और यहीं पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्तों
इस नई राजनीति की शुरुआत कर दी थी। यहीं से शुरुआत हुई है। अब आप जोड़ते चले जाइए सारी कड़ियों को जो मैं आपको बता रहा हूं। आज 800 साल के बाद दोस्तों, भाई ये गए ना, वो चक्री घूम करके फिर वहीं पहुंची है। कोशिश तो तब भी हो रही थी, लेकिन ये मोदी राज में संभव हो पाया दोस्तों। ऐसा नहीं कह सकते कि बस अभी वाले लोगों ने किया, नहीं, ये तो तब से चला आ रहा है। ये तो दुर्भाग्य है कि नेहरू ने सनातन संस्कृति को उस तरीके से आगे नहीं बढ़ाया। वो तो नफरत करते थे भाई। आज जाकर के 800 साल के बाद ये पूरा चक्र घुमा है और इसीलिए पूरी दुनिया सन्न है। मैं एक देख रहा था दोस्तों, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का द वॉशिंगटन पोस्ट, उसने जो आर्टिकल लिखा है ना, लोगों के होश उड़ा दिए हैं। वैसे तो मैंने कल पूरा आपको दिखाया, लेकिन द वॉशिंगटन पोस्ट में इस लेख पर सोशल मीडिया में एक प्रोफेसर हैं, डॉक्टर ब्रह्म चेलानी, स्ट्रेटजिक थिंकर हैं, ऑथर हैं, कमेंटेटर हैं। क्या लिखा है मैं जरा आपको हिंदी में करके पढ़ता हूं। वॉशिंगटन पोस्ट में भारत के पक्ष में एक दुर्लभ लेख छपा है। अब कोट में पढ़ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को ऐसे समय में मजबूत कर रही है जब भारत दुनिया की महान शक्तियों के बीच अपना स्थान बना रहा है। जनसंख्या में सबसे बड़ा, सैन्य कर्मियों के मामले में दूसरा सबसे बड़ा, अर्थव्यवस्था के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा बनने की राह पर और एशिया में चीन को संतुलित करने की क्षमता रखने वाला एकमात्र राष्ट्र। इस लेख में तर्क दिया गया है, मैं इसी का पढ़ रहा हूं हिस्सा हिंदी में करके। मानव इतिहास में किसी भी अन्य राजनेता की तुलना में मोदी के पक्ष में कहीं अधिक वोट डाले गए हैं। ये अंतर करोड़ों में है। अपने लंबे कार्यकाल के बावजूद मोदी ने पिछले कई वर्षों से मॉर्निंग कंसल्ट के वैश्विक नेता ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर में दुनिया के हर दूसरे लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। यानी मोदी को इस स्थिति तक पहुंचने में बंगाल में 12 साल लग गए। ये जो शुभेंदु अधिकारी की नियुक्ति हुई या शपथ लिया है मुख्यमंत्री के पद पर दोस्तों, एक कहानी और भी है, ध्यान रखिएगा। भाई भारत को आजाद हुए तो 8 दशक हो गए करीब करीब। दूसरे राज्यों में जाइए तो 8 दशक में दर्जनों मुख्यमंत्री बन गए। बंगाल में कितने बने? सिर्फ 9 मुख्यमंत्री। यहीं से आपको दोस्तों बंगाल, राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति के बीच जो कशमकश है ना, उसको पकड़ना पड़ेगा। चाहे वो मुगल शासक हो, मुस्लिम शासक हो, अंग्रेज हो, उनको पता है कि यहां सनातन की संस्कृति के साथ जब राष्ट्रवाद मिलता है ना, तो देश समृद्धि की राह में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। इसको तोड़ो, इसको तोड़ेंगे नहीं तो इनको गुलाम बनाकर नहीं रख पाएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिशा को बदली है दोस्तों, और इसीलिए याद कीजिए, मैं बार बार दिखाता हूं ना कि भारत पुनर्जागरण के काल से गुजर रहा है। ये जब अयोध्या में मंदिर बनता है, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनता है, तो सिर्फ मंदिर ही नहीं बनता दोस्तों, अर्थव्यवस्था में भी 4 चांद लग जाते हैं। और याद रखिएगा, ये जो पश्चिम बंगाल में 800 साल के बाद ये जो बदलाव आया है, उस बदलाव का असर आपको कुछ वर्षों में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो गड्ढे इतने हो गए हैं। वो तो 32 साल का लेफ्ट का गड्ढा, और ममता ने उस गड्ढे पर भी 4 गुना गड्ढा कर दिया। अभी तो इनको भरने में बहुत समय लगेगा, लेकिन जब ये भर जाएगा तो मैं मानता हूँ कि पूरे भारत के लिए पश्चिम बंगाल एक नई राह लिखने वाला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा एकेडमिक लगेगा आपको ये कहानी, लेकिन ये कहानी हर देशवासी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसीलिए रिसर्च करके आपके सामने लाया हूँ। एक कमेंट बनता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और HB शॉर्ट्स के वीडियो बहुत छोटे में बड़ी बड़ी खबरें 5 मिनट के भीतर वो कमेंट में पिन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।